हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से मार्केट रहा और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज का जो मार्केट था वो काफ़ी कुछ मैनेज्ड था, क्योंकि उसको मतलब बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा फॉल आया, लेकिन निफ्टी में काफ़ी कुछ मैनेज किया गया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था, जैसे आईटीसी को आप देख सकते हैं, अंडरटेकर है, सो रहा था इतने दिन से, अभी उठा, तो आईटीसी में अच्छा खासा मूव आया। उसके अलावा जो एशियन पेंट्स था उसने आज खुलते ही एक बहुत बड़ा बाउंस दिया, रिजल्ट का इम्पैक्ट था। प्लस ऑयल में करीब अच्छा खासा 4-5% का क्रैश आया था, तो उसका भी बेनिफिट मिला। तो सेंटिमेंटल ये एक पुश था। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, ट्रैप हो जाएंगे, 1-2 दिन और बाउंस करेगा, आज के हाई लेवल भी शायद ब्रीच करेगा, लेकिन 1-2 से 3 दिन में ये फिर से ठंडा हो सकता है। ऑयल प्राइसेस वापस से बाउंस मोस्ट प्रोबेबली होंगे। ये जो फॉल आया था ये एक सडनली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है। तो थोड़ी इस पर नज़र रखिए, क्योंकि एशियन पेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो हाई था उसके आसपास 1% 2% ऊपर इसका फिर से एक टॉप बन जाएगा और फिर से वहां पे आपको देखेंगे कि एक अच्छी खासी आपको कॉल सेलिंग दिखेगी। कॉल्स ने काफ़ी पैसे दिए हैं, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जो तीसरा स्टॉक था जिसने सपोर्ट किया वो था रिलायंस। तो रिलायंस जो सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ही कन्विंसिंग नहीं है। आप देखिए 1900 1880 पे जाके बार बार बाउंस हो रहा है, लेकिन ये बाउंस जो है इतना कन्विंसिंग नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक रिलायंस जो है 1960 1970 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता एक कन्विक्शन वाला मूव आएगा। तो 1940 1970 इस रेंज तक जा सकता है, लेकिन वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई कन्विक्शन मिलेगा एज ऑफ नाउ। एक बार 70 क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली आप लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। तो ये मेरा व्यू रहेगा आपको रिलायंस के बारे में। ओवरऑल जो ड्रैगिंग स्टॉक थे, जो नीचे की तरफ खींच रहे थे, उनमें आप एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा स्टील। तो मेटल में एक अच्छा खासा करेक्शन आया। बहुत सारे लोग मेटल में हमें सिखा रहे थे फंडामेंटल, आज हालत खराब हो गई उन्हीं की, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, यूफोरिक मूव जब भी आता है वो मोस्ट प्रॉब्ली टॉप के आसपास आता है। पूरे जितने भी मेटल स्टॉक्स थे उनमें यही हुआ। और मैंने ऑलरेडी इसको चेताया था, लोगों ने अपने वीडियो में भी कहा था, ट्विटर पे भी कहा था, टेलीग्राम में भी कहा था कि आप मेटल स्टॉक को चेज मत करिए, इसको रिवर्सल ज़रूर पकड़ सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने किया होगा डेफिनेटली उन्हें पता है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मुद्दा क्या है, अभी जो भी मेटल स्टॉक्स हैं आज उन्होंने थोड़ा एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है। आप टाटा स्टील की बात कर लीजिए, टाटा स्टील का जो लो था अप्रॉक्सीमेटली 1110 के आसपास था, 1115 था शायद। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि हाई से ऑलमोस्ट 120 130 10% का फॉल तो ऐसे ही आ गया, पता चला नहीं पता चला। लेकिन जो लोग 1220 1230 1240 में घुसे हुए होंगे वो फंस गए अच्छे खासे तरीके से। तो ये मार्केट ऐसा ही है, आपको चेज नहीं करना, आपको अपने एरिया में आने देना है, और यही चीज़ मेटल स्टॉक्स ने आज आपको सिखाया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है। लेकिन टाटा स्टील की बात करूं एज एन एग्जांपल, तो अगर 1010 का लेवल टूटा तो ये 1070 तक भी गिर सकता है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल मेटल में फॉल था, आईटी में फॉल था और कुछ बैंक्स में भी फॉल था। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ों ने ड्रैग किया। और 3-4 स्टॉक थे आपका, एशियन पेंट, आईटीसी, रिलायंस और एचयूएल और एलएनटी भी था। तो ये 4-5 स्टॉक्स ने टुगेदर आप देखेंगे तो करीब 80 to 90 पॉइंट्स उठा के रखा था, 90 पॉइंट्स उठा रखा था, तब भी हमारा मार्केट रेड पे बंद हुआ। आप सोच सकते हैं तो कितना ज़्यादा प्रेशर था सेलिंग का। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है उसमें काफ़ी सेलिंग थी, जो कि नॉर्मली बहुत दिन बाद हमने देखी है, बहुत दिन से हमने ऐसा नहीं देखा था। तो ये दिखाता है कि ब्रॉड बेस्ड आज सेलिंग थी। और एफआईआई का डेटा अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी सेलिंग की है एफआईआई ने, 2600 करोड़ के आसपास। डीआईआई ने बहुत कम बाइंग की है। तो ऑब्वियसली जो बाइंग थी फिर से रिटेलर, एचएनआईज, जो भी क्लाइंट्स हैं पैसे वाले, वो खरीदते जा रहे हैं। और ये लोग ज़्यादा दिन नहीं संभाल पाएंगे मार्केट को। जो बहुत सारे डेटा फैक्ट्स एनएससी ने रिलीज़ किए वो सिर्फ इसलिए रिलीज़ किए आपको ढाट सा, आपको हिम्मत बंधाने के लिए कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, तो बचा के रखना। बाकियों का तो भरोसा ही नहीं, बाकी तो बेच के निकलेंगे, क्योंकि हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन तुम लोगों को हम शायद कन्विंस कर पाएँ, टीवी वाले कन्विंस कर पाएँ कि पैकेज आ रहा है, ये हो रहा है। तो चल रहा है आप लोगों को वो 45% जो रिटेलर है उसको कन्विंस करने का पूरा चल रहा है खेल। और आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, वरना आपको प्राइस आपका मिलेगा नहीं बहुत जल्दी। तो हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली में आपने देखा होगा कि ब्रोकर्स के साथ लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा और बहुत सारे ब्रोकर्स में बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, ग्लिच और बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि रिसेंटली में मैंने इवैल्यूएट किया और मैंने रिसर्च भी किया कि क्या एक कोई ब्रोकर है जिसमें इश्यूज नहीं हुए। तो रिसेंटली आई केम अक्रॉस, मुझे पता चला कि 5 पैसा में
अगर आप हैं तो आपको पता भी होगा कि यहाँ पे कोई ग्लिचेस और कोई इश्यूज रिसेंटली में जब हम बाकी लोग इश्यूज फेस कर रहे थे यहाँ पे इश्यूज नहीं आए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो है कि यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि किस ब्रोकर में हम जाएं, कौन सा अच्छा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं 5 पैसा के बारे में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। यहाँ पे करीब 12 लाख इनके पास कस्टमर है, 12 लाख, करीब 7 मिलियन इनके डाउनलोड्स हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल में ऐप, जहाँ भी प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग इनको यूज़ करते हैं, इनके ऐप को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, और आप प्ले स्टोर में जाके सर्च भी कर सकते हैं 5 पैसा का जो ऐप है, और आप उसको 10 मिनट का हैसल फ्री प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा उसमें हेक्टिक चीज़ें नहीं करनी है आपको। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालोगे, प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड यहाँ पे अगर नीचे दिया है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको 250 रुपीज़ का कैश मिल सकता है शुरुआत में ही। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो जो अगला प्रोसेस है वो आपका है कि आप पैन नंबर अपना डालेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे और IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस डाल सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना है, और आप जेंडर डाल सकते हैं। उसके अलावा आप सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा, फोटो अटैच करना पड़ेगा, आधार कार्ड आपका है वो अटैच करना पड़ेगा, बैंक प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। और यू वांट टू ट्रेड डेरिवेटिव्स, अगर आपको डेरिवेटिव्स ट्रेड करना है तो आपको अपना सैलरी जो भी इनकम प्रूफ है वो डालना पड़ेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे ई साइन करके आप जो भी अपने आधार के थ्रू आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। प्रोसेस बहुत फास्ट है, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जानना है कि आपको बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे सबसे चीज़ें जो बेनिफिट है उनकी बात मैं कर दूँ कि यहाँ पे आप जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिसर्च मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 5 पैसे की तरफ से मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि मुझे कहीं और डीमैट अकाउंट खुलवाना है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मैं 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलवा सकता हूँ? कितने भी खुलवा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि उस डीमैट और उस ब्रोकर के साथ आप काम करिए जहाँ पर आपको इशूज़ ना हो। तो मेरे हिसाब से 5 पैसा एक अच्छा ब्रोकर ऑप्शन हो सकता है। आप ट्राई करिए, यूज़ करिए, अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू करिए, ये मेरी सलाह रहेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो आप उसको यूज़ करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं कि ऐप में किस तरीके की फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं। तो अब हम चलते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में और अपने एनालिसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छा खासा बाउंस आया हुआ है। आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर अभी 300 पॉइंट ऊपर है, डाउ जोन्स, आपका S&P 1.3 और जो टेक है वो 2% ऊपर है। तो आपको पता होगा कि टेक सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। तो आज एक रिलीफ टाइप का, कल और आज का जो बाउंस है वो एक रिलीफ टाइप का है। अभी भी आप देखेंगे तो टेक सेक्टर बॉटम से 2.5% ऊपर है और हाई से बहुत ज़्यादा फॉल आ चुका था। तो ये एक रिलीफ की तरह है। वीकेंड है तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी यहाँ पे कोई क्यूज नहीं लेगा मार्केट। और जैसा मैंने कहा था कि यूएस में फेड वाले एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में आके जैसे ही मार्केट गिरता है तो बोलने लगते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दिखाता है कि दिक्कत है, ये दिखाता है कि दिक्कत है, और सिर्फ बोल के दिक्कत सॉल्व नहीं होगी। इन्फ्लेशन का वहाँ पे इशू सही में है, और जो भी डेटा पॉइंट्स इन्फ्लेशन की तरफ इशारा करेंगे, जब जब इशारा करेंगे तो आप देखेंगे यूएस मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगा। और आप फिर देखेंगे कि कोई एक फेड का आदमी आके फिर से बोल बच्चन करेगा। तो ये चल रहा है, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। लेकिन रियल में जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बस एक हिम्मत बंधाने वाला काम हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। तो इस तरीके से यूएस मार्केट में फिलहाल काम है। ओवरऑल ऑयल प्राइसेस में फिर से आज बाउंस है अप्रॉक्सीमेटली 2% का। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो एशियन पेंट्स है, जो भी पेंट स्टॉक है, फिर से एक बार थोड़ा नीचे की तरफ रिट्रीट हो सकते हैं। अब डाउ जोन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो करंटली जो एक रेजिस्टेंस है राइट एट दिस पॉइंट आ रहा है 34,300 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर हम यहीं पे क्लोज होते हैं और यहाँ से हम वापस नीचे लौट जाते हैं तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है चार्ट्स में, ये वैलिड है और ये आपको एक और फॉल के लिए इशारा करेगा। और जो अगला फॉल होगा तो हम मोस्ट प्रॉब्ली जो रिसेंट लो थे उनको तोड़ेंगे। और अगर हम यहाँ से और उठते जाते हैं, अगर हम 34,350 के ऊपर भी निकल जाते हैं, मैं यूएस फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ डाउ जोन्स के, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम फिर से दोबारा नए हाई की तरफ जा रहे हैं, नए हाई की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे रिसेंटली में हम हर बार पुराने
हाई को ब्रेक करते हुए जाते हैं, लेकिन इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या हम राइट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से हम ऊपर जाते हैं, तो इसको थोड़ी सी आप नज़र रखिए। और दूसरा है नैस्डैक। तो नैस्डैक का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये रिकवरी है ये बहुत छोटी है, आप खुद देख सकते हैं। जो फॉल आया था वो ऑलमोस्ट 14,100 से लेके 12,900, तो ऑलमोस्ट 1100 का फॉल आया, 1100 पॉइंट्स का, अप्रॉक्सीमेटली 8%, 7-8% का। और उसके बाद जो बाउंस आया है आपका ये अप्रॉक्सीमेटली 2% का बाउंस है। अब मेरे हिसाब से राइट नाउ इस एरिया पे ही रेजिस्टेंस है, अगर इसको हम ब्रेक कर जाते हैं तो यहाँ से आपको 13,590 मतलब 200 पॉइंट का और राइज आ सकता है नैस्डैक में। तो टेक्निकली नैस्डैक वीक है, कमज़ोर है कंपैरिजन दोनों को अगर किया जाए। और जहाँ से हम बाउंस कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस था, ये एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन ये एक और चीज़ बोलता है कि दोबारा से टूटा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। तो आपको वॉच करना है, जो रिसेंट का लो था 13,000 मान लीजिए उसको, और आपका जो करंट लेवल है वहाँ से आपको अगर रैली कंटिन्यू हुई तो करीब 200-250 पॉइंट की रैली नैस्डैक में और आ सकती है, ये करंटली चार्ट्स बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे करंटली SGX क्या दिखा रहा है, जिसपे काफ़ी लोग पूरे नज़र रखते हैं कि उसी को देख के उम्मीद जताए बैठे रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो SGX निफ्टी 70 पॉइंट्स ऊपर है राइट नाउ। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, एशिया में भी बाउंस आया है तो उसको देखते हुए, लेकिन हमारा जो SGX था वो आज भी पॉजिटिव ही खुला था और ओवरऑल मार्केट भी पॉजिटिव खुला था, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया। जो प्रेशर था सेलिंग का वो काफ़ी था। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग के अंदर डाउट होगा कि क्यों हमारा मार्केट गिर रहा है। तो मेरा एक जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि जो वैक्सीन का जो एक ड्राइव था उसका जो एक हॉल्ट हुआ है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडियन प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन वैक्सीनेशन में है, और वैक्सीनेशन की एफिकेसी और बेटर करने में है। जीनोम सीक्वेंसिंग और बहुत सारी चीज़ों की बात वैज्ञानिक लोग करते हैं, उसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आप ऑक्सीजन कर दोगे, बेड कर दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दोगे, आप शटडाउन कर दोगे, लॉकडाउन कर दोगे, लॉकडाउन खोलोगे तो क्या होगा, फिर से वायरस फैलेगा। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो वैक्सीनेशन इज द प्रॉब्लम, और वैक्सीन हमारे पास इतनी है नहीं, तो ये एक मुझे लगता है रीज़न है। दूसरी चीज़ है, अब लोग शहर के डेटा को नहीं देखेंगे, लोग ये देखेंगे कि गाँवों में क्या पैनिक है। और मैं आपको लिटरली बता दूं, अपने विलेज के लोग बोलेंगे यार फिर से पैनिक फैला रहे हो। मैं सिंपल सी बात है, मेरे परिवार में जो चीज़ हुई है मेरा हक बनता है कि मैं शेयर करूं। मेरे घर में कम से कम 13 लोग, परिवार में 13 लोग, 13 पीपल आर पॉजिटिव राइट नाउ। 13 पीपल, हमारी बड़ी फैमिली है ऑलमोस्ट, अगर आप बोलें तो एक्सटेंडेड फैमिली में 100 लोग हो सकते हैं, मामा नाना सब तरफ मिला के, तो करीब 13 लोग हैं, उनमें से 1-2 लोग सीरियस भी हैं। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जहाँ पे लोगों ने पिछले साल कोविड देखा ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं था कि होगा नहीं होगा, वहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो मेरा कहना है गांवों में हालत बहुत ख़राब है। एक गांव है हमारे गांव के बगल में, वहाँ पे कह रहे हैं कि हर आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, फीवर है, हर आदमी। मतलब अगर हर आदमी भी बोल रहे हैं, मैं कह रहा बढ़ा चढ़ा के भी बोल रहे होंगे तो 60-70% लोग को है। और क्या कर रहे हैं, पैरासीटामोल, डोलो 500 पैरासीटामोल, बस यही है उनका, यही सोल्यूशन है। डॉक्टर वॉक्टर कुछ अता पता नहीं है। तो अगर इतनी प्रॉब्लम सिचुएशन है, दूसरी चीज़ है, अगर रूरल इंडिया के बारे में मानसून की खबरें कि मानसून बड़ा अच्छा रह सकता है, अरे मानसून का क्या कर लेंगे जब लोग ही लेटे हुए हैं आधे, ये मेरा मुद्दा था। दूसरी चीज़ है, अभी कृषि निधि, फार्म निधि के लिए पैसा वैसा रिलीज हुआ है। आई एम टेलिंग यू पीपल, लोग इतने गरीब नहीं हैं गाँव में जितना हम सोचते हैं। लोग कहते हैं ना, खुद के दम पे काम करते हैं, खुद के दम पे मेहनत करते हैं, कृषि खेती किसानी करते हैं और पैसा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है, भूखे नहीं मरते। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत गाँवों में होती है। गाँवों में आज भी ऐसी डेथ्स हैं जो होती हैं विदाउट एनी रीज़न, मतलब कुछ हमें पता नहीं चलता और अचानक से कुछ हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रूरल इंडिया का स्ट्रगल भी वैक्सीन से जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको बोलूँ कि रूरल इंडिया में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी हिचक है, लोग नहीं हैं कन्विंस्ड कि वैक्सीनेशन करना चाहिए। आप मेरी बात पे मत जाइए, आप अपने गांव, जो भी लोग विलेज से टच में रहते हैं, आप कॉल कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये सभी रीज़न है। बहुत सारे लोग रीज़न पूछ रहे थे तो मैंने सोचा रीज़न भी बताना ज़रूरी है। तो ये सभी रीज़न्स हैं मेरे हिसाब से जो, और आपको पता है अभी इस बार और पिछले कोविड में एक ही डिफरेंस है, मीडिया सब कुछ खोल के रख दिया है। पिछली बार सब कुछ छुपा हुआ था, और जब सब कुछ खोल के रख दिया है तो चिट्ठे खुल गए हैं, परतें खुल चुकी हैं, कैमरा लिए, फ़ोन लिए, हर आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। तो सच छुप नहीं पा रहा है। और यही रीज़न है कि मार्केट धीरे धीरे, जैसे जैसे मार्केट को भी समझ में आ रहा है कि सच यार काफ़ी कड़वा है, तो मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। बस इतनी सी चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे SBI की बात करूँगा।
तो एसबीआई अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ सपोर्ट पे है, सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रीच करता हुआ दिख रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर ये कंटिन्यू हुआ, अगर ये सपोर्ट का ब्रीच कंटिन्यू हुआ, यहाँ से बाउंस हो गया सडनली, तो खत्म, मतलब ये फिर से सपोर्ट ले लिया। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा भी वीकनेस दिखाया इसने मंडे को, तो जो टारगेट्स मेरे को आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 350 के आसपास, पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है आपको 340 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये बहुत क्रिटिकल फेज में है। मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में कहा था कि ये जो सपोर्ट लेके जा रहा है ये बहुत दिन होल्ड नहीं कर पाएगा। तो मेरे को लगता है कि एसबीआई एक वीक कैंडिडेट हो सकता है अगले हफ्ते के लिए, और आपको देखना है कि 363 के अगर नीचे बना रहता है तो वीकनेस हो सकती है, और अगर एक बार 363 के ऊपर बाउंस कर जाए शार्पली तो आप निकल जाइए। ये एसबीआई में गेम प्लान रहना चाहिए। टाटा मोटर्स के बारे में बात करूंगा तो टाटा मोटर्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शार्प बाउंस था, उसके बाद ये अभी जो ये डिप आया है, तो ये डिप आपको कहाँ तक आ सकता है, 305 तक भी आ सकता है। तो यहाँ से थोड़ा और फॉल आ सकता है, लेकिन 303 304 के आसपास अगर ये मिले और वहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो या फिर थोड़ा सा निगेटिव नहीं है, तो टाटा मोटर एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट हो सकता है 304 305 के आसपास। अब जो अगला स्टॉक है जिसकी बात करूंगा वो है HDFC। अब HDFC की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से हमने इसको ब्रीच किया था, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बाउंस करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2370 के आसपास है। तो अगर हम 2410 के नीचे जाएं, अभी 2422 पे क्लोज है, अगर 2410 के नीचे दोबारा से मंडे को जाएंगे तो हम 2375 की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जो एक अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा वो है सन फार्मा। सन फार्मा में मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लिया है, एक कूल डाउन हो सकता है, यहाँ पे धीरे धीरे आपको 680 670 के आसपास मिलेगा। अभी करंटली हम देख सकते हैं कि आज का लो 687 है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से थोड़ा सा और कंसोलिडेशन साइडवेज होके, अगर ये हम साइडवेज कहें और साइडवेज होके इस एरिया तक 680 तक भी अगर ये कंसोलिडेट कर गया तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जो लोग इसको बाइंग करना चाहते थे और मौका नहीं मिल पाया, और 682 680 तक भी रुक गया ना, तो अगला बाउंस जो आएगा तो आपको शार्प मिलेगा 720 740 तक का, क्योंकि फार्मा रैली करेगा, लेकिन हाँ कोई पागल की तरह रैली नहीं करेगा, करेक्शंस आएंगे। अब जो एक अगला स्टॉक है वो है इन्फोसिस। आईटी में वीकनेस है, इन्फोसिस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया को आज तोड़ा है, अभी भी डिसाइसिव है, ये है कि यार कोशिश कर सकता है वापस ऊपर आने की, लेकिन कई बार टेस्ट कर चुका है और इस बार थोड़ा सा टूटता हुआ लग रहा है। नया लो बनाया है इसने काफ़ी दिनों बाद, ऑलमोस्ट इस एरिया पे मार्च के बाद इसने लो बनाया है, और मेरे हिसाब से अगर ये 1325 के नीचे रहेगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये एक अच्छा करेक्शन 1285 1290 की तरफ देगा। तो ये सभी स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था। अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। तो अब सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन करंटली चल रही थी, मैंने ये काफ़ी दिन पहले से आपको बता रखा था, आज हमने फिर से इसको ब्रीच किया और फिर से ऊपर गए। आज 3 स्टॉक्स ने जोर लगा दिया, क्योंकि ये पॉइंट सबको पता है, पैकेज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, आपको पता है। वॉरेन बफेट जो था कोटक महिंद्रा बैंक को 1.5 साल पहले खरीदने वाला था, और वायर्स और कोजेंसी से खबर आई थी, जैसे पैकेज की खबर आई है वैसी खबर आई थी। आज भी ना वॉरेन बफेट का पता है ना कोटक बैंक में कुछ हालत सुधरते हुए दिख रहे हैं, तो पता है आपको किधर से आता है ये सब हालचाल, ये जो पैकेज है। और एक और चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी आत्मसम्मान है तो अगर कहा गया है ना पैकेज टीवी चैनलों द्वारा और ना मिले अगले 10-15 दिन में कोई खबर, तो टीवी चैनल को इतना ट्वीट करिए, इतना ट्वीट करिए, कहते हैं ना वो था इतना बम मारेंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, तो वैसे ही इतना ट्वीट करिए कि कि पैकेज देना पड़े टीवी चैनल को, क्योंकि खबर क्यों उड़ाई भाई तूने, खबर क्यों उड़ाई, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो इस पर नज़र रखिएगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से 625 का एरिया बहुत डिसाइसिव हो चुका है, बहुत डिसाइसिव, मतलब अब 600 ब्रीच हुआ तो मेरे हिसाब से एक स्टीप फॉल 440 का है, और वो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, ये जो पूरा ट्राइंगल है ये ब्रेक हो जाएगा, और ट्राइंगल ब्रेक होने पे मुझे ऐसा लगता है कि नया एक एक्सटेंशन, एक नया एक्सपेंशन आपको दिखेगा नीचे की तरफ। तो आपको वेट करना है 600 के नीचे शॉर्ट करने का, और अपसाइड का जो लेवल है आपका वो अभी भी 800 के ऊपर है। 800 जब तक क्रॉस नहीं करे भैया लॉन्ग मत करो, ये रेंज में रह सकता है, यहीं पे रह सकता है, प्रीमियम डिके हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 800 को क्रॉस होने का वेट करो अगर आप लॉन्ग पोजीशन अपसाइड के लिए लेना चाहते हो, क्योंकि अगर 800 क्रॉस किया तो फिर आपको 920 930 तक का अपसाइड मिल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, काफी दिन से चल रहा था, वो टूटा है आपका 32,700 के आसपास, और अभी बैंक अभी भी कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आप देखेंगे कि सपोर्ट हमने लिया है इस एरिया में, और अगर ये ब्रीच नहीं होता है 32,000 का एरिया, 32,050 कह सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, तो मेरे हिसाब से फिर से बाउंस यहाँ पे हो सकता है, लेकिन
32,000 के नीचे जाने पे एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी आपको 31,300 तक की। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अगले वीक का डिसाइसिव जो होगा सेक्टर होगा, जो मार्केट को बताएगा कि भैया किधर जाना है। अभी हम नहीं कह सकते किधर जाना है, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकनेस ये दिखा रही है कि बैंक्स में सेलिंग है और कुछ और सेक्टर्स आईटी में सेलिंग है जो कि प्रेशर डाल रही है। ये आईटीसी और एशियन पेंट्स ये 1-2 दिन बचा सकते हैं, ये हमेशा नहीं बचा सकते। आप खेल 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, लेकिन उस खेल का साइड इफेक्ट क्या है कि जिस दिन खेल टूटा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है कि फिर लास्ट के 1 घंटे में 100-150 पॉइंट का सडन कोलैप्स होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि खेल को ये लोग बहुत देर तक खींचते रहते हैं, और खींचने वाली चीज़ें एक लिमिट तक खींच सकते हो, कभी ना कभी टूटेगी। और ये वही चीज़ हो रही है, बहुत दिन से हमारे मार्केट को खींचा जा रहा है। हेल्दी करेक्शन हेल्दी होता है। मैंने आपको हमेशा कहा था कि अगर मार्केट 12,400 जाएगा तो मैं खुद वहां पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद एक अच्छी बड़ी बुल रैली आने के लिए आपको अपसाइड में 20, 30, 40% का अपसाइड है स्टॉक्स में, लेकिन अभी नहीं है। तो ये एक वेटिंग है, पेशेंस का गेम है। लेकिन हाँ, पेशेंस रखने वाले को ही पैसा मिलता है, और जो आज लेके पैसे डाल के घुस जाएगा वो अगले 2 महीने सिर्फ तड़पेगा और जमीन पे लौटेगा, और ये चीज मैं नहीं करना चाहता। तो इसलिए अभी कैश में रहो, बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं है। सिचुएशन सुधरती हुई दिखेगी तो इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली। तो ये सभी चीजें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और डिटेल में वीकेंड में अगर कुछ और नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।